नमस्ते। आज हम संविधान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। संविधान को अमेंड करने का प्रोसीजर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कैसे लाए जाते हैं। एग्जैक्टली और ये टॉपिक जैसे आपने कहा यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तो मतलब बहुत ज़रूरी है। बहुत ज्यादा फाउंडेशन है एक तरह से। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत फ्लेक्सिबल है और ना ही अमेरिका जैसा कि बहुत ही रिजिड हो। राइट। एक यूनिक बैलेंस है। तो अमेंडमेंट ज़रूरी क्यों है? शायद इसलिए ताकि संविधान वक्त के साथ बदल सके। बिल्कुल सही, ताकि बदलते टाइम और जरूरतों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन रेलिवेंट बना रहे, एक लिविंग डॉक्यूमेंट रहे। तो ये पावर किसके पास है? आर्टिकल 368 राइट? हाँ, संविधान के पार्ट 20 में आर्टिकल 368 है। ये पार्लियामेंट को पावर देता है। पावर किस चीज की? कि वो संविधान में कुछ ऐड कर सके या बदल दे या फिर हटा दे। ऐड, चेंज या रिपील? ओके, लेकिन इस पे एक बहुत बड़ी शर्त है, एक सीमा है। पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी मूल ढांचा जो है, उसको नहीं बदल सकती। अच्छा, ये वो केशवानंदा भारती केस वाला पॉइंट है 1973 का? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये तभी एस्टैब्लिश किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो लैंडमार्क केस है। तो फिर इसका जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कैसे होता है ये सब? देखिए, सबसे पहले जो अमेंडमेंट बिल है वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं? नहीं, स्टेट्स में नहीं। और ये बिल कोई मिनिस्टर भी ला सकता है या कोई प्राइवेट मेंबर भी। अच्छा, प्राइवेट मेंबर भी? और प्रेसिडेंट की पहले से परमिशन चाहिए होती है? नहीं, इसके लिए प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे कुछ और बिल्स में होती है। ओके, तो बिल इंट्रोड्यूस हो गया फिर बिल को दोनों हाउसेज में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी ये क्या होता है? थोड़ा सिंपल टर्म्स में। हाँ, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है, पहली बात, हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसका मेजॉरिटी, मतलब 50% से ज्यादा। टोटल स्ट्रेंथ का 50% +1 बेसिकली। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ जितने मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए। अच्छा, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, टोटल का भी मेजॉरिटी और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3? जी हाँ, दोनों। और ये हर स्टेज पर जरूरी है, स्पेशली थर्ड रीडिंग स्टेज पर। ओके। और दोनों हाउसेस को अलग अलग पास करना होता है? अगर मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा अग्री नहीं करती, तब कोई जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन है जैसे नॉर्मल बिल्स में होता है? नहीं, यहाँ पर कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है अमेंडमेंट बिल्स के लिए। दोनों हाउसेस को सेपरेटली अग्री करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से। ये तो काफी स्ट्रिक्ट है फिर। हाँ है। और एक और चीज है, अगर बिल संविधान के फेडरल प्रोविजंस को, मतलब जो सेंटर स्टेट रिलेशंस वाले मुद्दे हैं, उनको अमेंड करना चाहता है, जैसे एग्जांपल? जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन या सेंटर और स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स का एक्सटेंड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स या लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो 7th शेड्यूल में लिस्ट्स हैं। अच्छा, जो फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। हाँ, तो ऐसे मामलों में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद बिल को कम से कम आधे, यानी हाफ स्टेट्स की लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई, यानी अप्रूव होना पड़ता है। आधे स्टेट से? और वो कैसे? स्पेशल मेजॉरिटी से। ओके, स्टेट लेवल पर सिंपल मेजॉरिटी। और ये सब होने के बाद? सब जगह से पास होने के बाद बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए। और प्रेसिडेंट वो मना कर सकते हैं या वापस भेज सकते हैं? नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें असेंट देना ही पड़ता है। ये 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से कंपलसरी कर दिया गया था। अच्छा, तो वो ना तो विथहोल्ड कर सकते हैं ना रिटर्न, कंपलसरी असेंट है। बिल्कुल। और जैसे ही प्रेसिडेंट असेंट देते हैं, वो बिल एक एक्ट बन जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है। गॉट इट। तो ये तो हुआ आर्टिकल 368 का मेन प्रोसीजर, लेकिन मैंने सुना है कुछ अमेंडमेंट्स सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाते हैं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, आर्टिकल 368 में तो 2 तरह के अमेंडमेंट बताए गए हैं, एक स्पेशल मेजॉरिटी से और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स की रेटिफिकेशन से। राइट। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्हें पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से ही अमेंड कर सकती है, जैसे ऑर्डिनरी लॉज पास होते हैं। तो वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते? नहीं, उन्हें आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना ही नहीं जाता। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं 3 तरीके हो गए। अच्छा, 3 कौन कौन से? पहला, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर है। इसमें क्या आता है?
इसमें आते हैं जैसे नए स्टेट्स बनाना या एग्जिस्टिंग स्टेट्स के एरियाज, बाउंड्रीज या नाम बदलना, या फिर स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाना या खत्म करना। ओके, स्टेट्स रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। हाँ, फिर सेकंड स्केड्यूल में जो सैलरीज अलाउंसेस हैं वो पार्लियामेंट का कोरम, एमपीज की सैलरीज, सिटीजनशिप का एक्विजिशन या टर्मिनेशन, इलेक्शंस, यूनियन टेरिटरीज, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल के प्रोविजंस जो शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ये सब सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। काफी सारी चीजें इसमें। तो दूसरा टाइप है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया था। टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। राइट। ज्यादातर प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के इसी तरह अमेंड होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीएसपी, और वो सारे प्रोविजंस जो पहले और तीसरे टाइप में कवर नहीं होते। मतलब जो स्पेसिफिकली सिंपल मेजॉरिटी या स्टेट रैटिफिकेशन वाले नहीं है, वो सब इसमें आ गए। हाँ, और याद रखिए टोटल मेंबरशिप का मतलब हाउस की पूरी स्ट्रेंथ है, चाहे कुछ सीट्स वेकेंट हो या कुछ मेंबर्स एब्सेंट हो। ओके, और तीसरा टाइप है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। ये फेडरल स्ट्रक्चर वाला। बिल्कुल, जो चीजें स्टेट्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करती हैं। इसमें कम से कम आधे स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए, और स्टेट्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक रैटिफाई करना है। अच्छा, टाइम लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके एग्जाम्पल्स है प्रेसिडेंट का इलेक्शन और उसका मैनर, यूनियन और स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, सेंटर और स्टेट्स के बीच लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, 7th शेड्यूल की लिस्ट। हाँ, 7th शेड्यूल की कोई भी लिस्ट, पार्लियामेंट में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, और इंटरेस्टिंगली आर्टिकल 368 खुद भी इसी तरह से अमेंड हो सकता है। अच्छा, आर्टिकल 368 को बदलने के लिए भी स्टेट रैटिफिकेशन चाहिए। हाँ, और एक नया एडिशन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ये 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 से ऐड हुआ था, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। समझ गया। तो ये 3 टाइप्स हो गए, लेकिन इस प्रोसीजर की कुछ क्रिटिसिज्म भी तो होती होगी। हाँ, बिल्कुल होती है। कुछ क्रिटिक्स पॉइंट्स उठाते हैं, जैसे कि एक तो ये कि जैसे यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जैसी एक स्पेशल बॉडी होती है अमेंडमेंट के लिए, इंडिया में ऐसी कोई डेडिकेटेड बॉडी नहीं है। पावर मेनली पार्लियामेंट के पास ही है। सही है। स्टेट्स का रोल काफी लिमिटेड लगता है। हाँ, स्टेट्स अमेंडमेंट इनिशिएट नहीं कर सकते। सिर्फ एक केस है जहां स्टेट रिक्वेस्ट कर सकता है, वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने या एबॉलिश करने के लिए, लेकिन उस पर भी फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का ही है कि वो एक्ट करे या ना करे। तो इनिशिएशन पावर स्टेट्स के पास नहीं है। नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा पार्लियामेंट अकेली ही या तो सिंपल मेजॉरिटी से या स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकती है। स्टेट्स का रोल सिर्फ कुछ ही फेडरल मैटर्स में आता है, और वहां भी सिर्फ आधे स्टेट्स की कंसेंट चाहिए। यूएसए में तो शायद 3/4 चाहिए होती हैं। बिल्कुल, यूएसए में 3/4 स्टेट्स की रैटिफिकेशन जरूरी है, जो कि काफी हाई थ्रेशोल्ड है। यहाँ सिर्फ हाफ। और आपने बताया कि स्टेट्स के लिए रैटिफिकेशन की कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, इससे डिले हो सकता है। हाँ, ये एक पॉइंट है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है, और अगर दोनों हाउसेज में डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविजन नहीं है, तो बिल लैप्स हो सकता है अगर एग्रीमेंट ना बने। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि प्रोसेस लेजिस्लेटिव प्रोसेस जैसा ही है, बस स्पेशल मेजॉरिटी ऐड कर दी है, कोई बहुत अलग यूनिक प्रोसीजर नहीं है। एक तरह से ये बात भी है, साथ ही कभी-कभी प्रोविजंस थोड़े स्केची या अनक्लियर होते हैं, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन के लिए मामले जुडिशरी के पास चले जाते हैं। राइट। लेकिन इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद क्या ये प्रोसेस इफेक्टिव रहा है, सक्सेसफुल माना जाता है? हाँ, देखिए, क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन ओवरऑल ये प्रोसेस काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। इसने एक बैलेंस बनाया है, ये ना इतना फ्लेक्सिबल है कि कोई भी रूलिंग पार्टी अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे, और नहीं इतना रिजिड कि जरूरत पड़ने पर बदलाव ही ना हो पाए। एग्जैक्टली। जैसा केसी वेयर ने कहा था, ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच एक अच्छा बैलेंस है। पंडित नेहरू ने भी शायद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को परमानेंट तो बनाना है, पर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि अगर आप उसे बिल्कुल रिजिड बना देंगे तो नेशन की ग्रोथ रुक जाएगी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस पर कहा था कि हमने जानबूझकर अमेंडमेंट प्रोसीजर को थोड़ा फसाइल यानी आसान रखा है, ताकि फ्यूचर जनरेशंस जरूरत के हिसाब से इसे बदल सकें।
उन्होंने कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में इसे लेस रिजिड बताया था। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी इसकी तारीफ की थी शायद। हाँ, ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट्स में से एक माना था। उनका कहना था कि ये इंडियन कंडीशंस के लिए काफी सूटेबल है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कमियां हैं, पर इसने काम किया है। हाँ, काम किया है और कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखा है। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर पर एक गहराई से चर्चा। अब एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, और शायद लिसनर्स भी इस पर सोचें, कि ये जो बैलेंस है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का, और जो क्रिटिसिज्म्स हैं, इन सब के बीच क्या ये प्रोसेस वाकई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाए रखने में पूरी तरह कामयाब रहा है? क्या इसने कोर प्रिंसिपल्स को बचाते हुए बदलाव को अलाउ किया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, तो इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराई के साथ।